हेलो फ्रेंड्स, वन पेपर एमसीक्यूज़ में मैं आप सबको खुशामदीद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रखी हुई होंगी। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें हम डिस्कस करेंगे एएसएफ एक्ट 1975। लेकिन इसमें हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे कि मेजर एयरपोर्ट कौन से है, माइनर कौन से है, जॉइंट एयरपोर्ट पाकिस्तान में कौन से है, डायरेक्टर जनरल आजकल कौन है, वगैरह वगैरह। ये सब एमसीक्यूज़ की वीडियो मैं आपके लिए एक बार पहले ला चुका हूं और उसमें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यू जो है ये डिस्कस कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली जो है एएसएफ एक्ट 1975 की एक समरी करेंगे। मैं आपको एक समरी दूंगा एएसएफ एक्ट 1975 की, ताकि आपको पता चल जाए कि एएसएफ एक्ट में जो है ये क्या है, क्या क्या बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी वक्त ज़ाय किए। एएसएफ एक्ट 1975 जो है ये इस पर जो है प्रेसिडेंट ने अपनी मोहर लगाई या दस्तखत किए ऑन 13 दिसंबर 1975 और ये जो है फिर पब्लिश हुआ फ्रॉम आईसीटी यानी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी से ऑन 18 दिसंबर 1975। अच्छा, इसमें जो है लास्ट जो है ये अमेंडमेंट हुई थी। इट टुक प्लेस ऑन 31 दिसंबर 2012 यानी 2012 में। मैंने यहाँ पर 1975 लिखा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। 31 दिसंबर 2012 को जो है ये लास्ट अमेंडमेंट हुई थी। इसमें जो है आर्टिकल 2 में जो है फोर्स कमांडर का नाम जो है ये चेंज करके डायरेक्टर जनरल जो है ये लिख दिया गया था। इसके अलावा और भी सीधा पॉइंट्स है लेकिन वो पेपर्स में नहीं आती। अच्छा, हमारे पास जो है इसके मतलब जो है आपको मैं इतना बताता चलूँ कि इसमें जो है 5 चैप्टर्स है, तकरीबन 13 आर्टिकल्स है और 2 शेड्यूल्स है। चैप्टर 1 में हमारे पास जो है ये एएसएफ का नाम है। इसके अलावा ये है कि ये एएसएफ जो है ये एरोड्रोम्स पर, एयरपोर्ट्स पर, ऑल सिविल एविएशन स्टेशंस पर, इसके अलावा सेंट्रल ऑफिस पाकिस्तान में जितनी होंगी जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड है उन पर जो है ये एएसएफ एक्ट जो है ये अप्लाई होगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो है फोर्स का मेंबर जहाँ कहीं भी हो उस पर भी जो है ये एक्ट जो है ये अप्लाई होगा। फिर जो है हमारे पास दूसरा आर्टिकल डेफिनेशंस का है। डेफिनेशन में हमारे पास एरोड्रोम की डेफिनेशन नहायत ही अहम है। एरोड्रोम की ये डेफिनेशन जो है ये तो लंबी है लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना अगर एक लाइन में बता दूं, एयरक्राफ्ट की लैंडिंग, डिपार्चर और मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंस्टॉलेशन है, बिल्डिंग्स है, स्ट्रक्चर्स है, ये सब एरोड्रोम के ज़ुम्मे में आती है एक्सेप्ट दोज दैट आर बीइंग यूज्ड और आर पार्ट ऑफ द एयरफोर्स ऑपरेशन। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है इससे मतलब जो है जितनी जो एरोड्रोम का पार्ट है या फिर स्ट्रक्चर से वो एएसएफ वालों की जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सब जो है स्ट्रक्चर जो है इनकी सिक्योरिटी जो है ये एएसएफ की जिम्मेदारी है और ये जो है एरोड्रोम के ज़ुमरे में आती है। अगर मैं आपको डेफिनेशन पढ़कर सुना दूँ, एरोड्रोम्स मीन्स एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइन equipped set apart or commonly used or intended to be used either wholly or in part of for affording facilities for the landing, departure and movement of aircraft। जो मैंने को बता दिया कि इससे रिलेटेड जो है जितनी स्ट्रक्चर्स है एंड इंक्लूडिंग ऑल बिल्डिंग्स और शेड्स, वेसल, पायर्स, इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट्स एंड ऑल अदर स्ट्रक्चर्स देयर ऑन और pertaining thereto but doesn't include any aerodrome which is exclusively used by the Pakistan Air Force or any portion of an aerodrome which is used by the Pakistan Air Force। अच्छा, इसके अलावा एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन है नॉट इम्पोर्टेंट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। एयरपोर्ट की है, एयर सर्विस की है, डजन एयरसाइड की जो है ये ई नंबर एयरसाइड की डेफिनेशन इट इज़ इम्पोर्टेंट और ये पेपर में आ चुकी है। एयरसाइड मीन द मूवमेंट एरिया ऑफ एरोड्रोम। अच्छा, कंपिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट। Competent authority means any officers or authority designated by as such by the federal government, जिसको जो है फेडरल गवर्नमेंट ने डिजिग्नेट किया हुआ होता है। अच्छा, फिर यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, इट मीन्स कि ये आर्टिकल जो है ये ओमिट हो चुका है यानी ये आर्टिकल एक्ट से निकल चुका है। अच्छा, डायरेक्टर जनरल की जो है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक दो पेपर में मैंने देखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल की ये हूबहू ये डेफिनेशन आई हुई है पेपर में। डायरेक्टर जनरल मींस द डैश ऑफ द फोर्स, सो इट मींस द कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। अच्छा, फिर मेंबर की डेफिनेशन है, ऑफिसर की है, ऑपरेटर की है, प्रिस्क्राइब्ड, सिविल एविएशन, ये सब डेफिनेशन अगर आप देखना चाहें तो आप अपनी जी एएसएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर ले। तकरीबन 10-12 पेज का एक एक्ट है छोटा सा, उसमें जो है ये डेफिनेशन एक नज़र देख ले, वरना मेरी वीडियो देख ले जिसे मैंने आपको बताया है। सो उसमें ज़्यादातर जो है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन वाली आ रही है
पेपर्स में, वो मैंने आपकी वहाँ पर लिख ली है। अच्छा, फिर है कि चैप्टर 2 में हमारे पास है द पावर टू कंस्टिट्यूट मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शन। सो अगेन जैसे कि पहले आर्टिकल में पढ़ा था हमने, वैसा ही है कि इट एक्सटेंड्स टू विच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वगैरह। इसमें जो है सर उसको जो है थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, जैसे कि इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड इंस्टॉलेशन, वही डेफिनेशन है लेकिन थोड़ी सी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। फिर है कि द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ पर्सनस एंड कंट्रोल ऑफ सर्विस व्हीकल्स और ड्राइवर्स हो। इसके अलावा पैसेंजर, बगेज, लगेज, कार्गो, मेल वगैरह की जो है ये सिक्योरिटी जो है ये भी इनकी ज़िम्मे है, और जो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है ये भी इनकी ही ज़िम्मे है। अच्छा, फिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएसएफ आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में हमारे पास है कि हेड ऑफ फोर्स ये डायरेक्टर जनरल होंगे जिनको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और रैंक्स, नंबर्स, पे, पेंशन वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह ये सब जो है ये रूल्स में दर्ज है, ये रूल डिसाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप ये बात याद रखिए, अगर आप जब एयरपोर्ट एएसएफ में जो है ज्वाइनिंग करते हैं सो आपको एक सर्टिफिकेट एट अपॉइंटमेंट दिया जाता है। ये जो है सेकंड शेड्यूल में है, ये सर्टिफिकेट ये आपके पास तब तक रहता है जब तक आप फोर्स का हिस्सा होते हैं। जब आप फोर्स से निकलते हैं सो ये सर्टिफिकेट आपको वापस करना पड़ता है। अच्छा, फिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्सेस। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्सेस ये डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी है। वो एक्ट, रूल्स, वो ऑर्डर वगैरह बनाते हैं बाय द एक्सेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, नॉर्मल जो रूल्स रेगुलेशन होती है वो डायरेक्टर जनरल बनाता है, लेकिन जो मेजर लॉज होती है रिगार्डिंग द एएसएफ ये फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है। और ये जो है ये पॉइंट जो है ये अक्सर एमसीक्यूज की शक्ल में आ जाता है। अच्छा, फिर है कि डायरेक्टर जनरल एक्सरसाइजेज द पावर एंड फंक्शंस। सो द जनरल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, जो पावर और फंक्शन ये जो है एक्सरसाइज करता है वो फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन और सुपरविजन के नीचे होती है, उससे ये कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, फिर है कि द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स। सो इनके पास जो है क्या ड्यूटीज़ और पावर फंक्शंस वगैरह होती है। सो दे कैन टेक इफेक्टिव मेजर्स, सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट्स, एरोड्रोम, सिविल एविएशन इंस्टॉलेशन, सेफगार्ड ऑफ एयरक्राफ्ट, पैसेंजर्स, बैगेज, कार्गो एंड मेल। वही बात जो है ये रिपीट हुई है। प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सन, ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, take effective measures for preventing hijacking, sabotage, placement of car bombs और dangerous articles वगैरह। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर ये एक पॉइंट जो है ये आप नोट कर ले कि अगर कोई कॉन्ट्राबैंड जो है ये डिटेक्ट कर लेते हैं एसएफ वाले, सो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो पहले स्टाफ, कस्टम स्टाफ जो अवेलेबल होगा उनको जो है ये इन्फॉर्म करेंगे, ये उनके हवाले करेंगे, और वो उनके साथ जो है कस्टम एक्ट के नीचे जो है जो अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो ये करेंगे। ये बात याद रखिए। इसके अलावा जो भी होगा गन्स वगैरह, म्यूनिशन वगैरह ये जो है ये एसएफ वाले उसके साथ डील करेंगे, लेकिन जो कॉन्ट्राबैंड आइटम्स होंगी वो जो है ये कस्टम स्टाफ के हवाले करेंगे। अच्छा, फिर है कि आर्म्स और एम्यूनिशन जो डायरेक्टर जनरल जो होगा वो ऑथराइज करेगा वो ये इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है ये अच्छा ये जी नंबर पॉइंट भी अहम है, पेपर्स में आ जाता है कि ये जो है अगर किसी पर शाइबा आ जाए कि ये शख्स ख़तरनाक है सो वो विदाउट वारंट जो है इसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और इसकी जो है ये तलाशी भी ले सकते हैं। अच्छा, फिर है कि परफॉर्मेंस फंक्शन मिलिट्री। अच्छा, ये जो है IA जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर्स में आ चुका है कि डायरेक्टर जनरल जो है ये मिलिट्री असिस्टेंट जो है ये कॉल कर सकता है, और जैसे कि पोस्ट लैंडिंग, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन के लिए। इस वक्त जब वो आते हैं सो फिर जब मिलिट्री असिस्टेंस कॉल की जाती है सो फिर सारे जो लोग होते हैं वो फिर जो कमांड में होता है मिलिट्री के उनके अंडर ही सब जो है लोग ये एक्ट करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, फिर है कि ऑफिसर ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट शैल विद इन एरिया ऑफ एक्ट ऑल पावर्स कन्फर्ड ऑन द पुलिस। अच्छा, ये जो है पुलिस ऑर्डर 2022 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में जितनी जो SHO के पास पावर होती है, एक ऑफिसर के पास भी एक एक्ट के अंदर अपनी जुरिडिक्शन में उतनी ही पावर होती है।
फॉर एग्जांपल एक इंस्पेक्टर है एएसएफ का, उसके पास जो है एक पुलिस सर्विस का एक इंस्पेक्टर है, उतनी इसके पास उतनी ही पावर्स होती है अपनी जुरिसडिक्शन में। अच्छा, फिर है कि लाइबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ। ये जो है ड्यूटी है हर ऑफिसर की, वो ऑर्डर्स माने और वो जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत हो वो वहाँ पर सर्विस देगा। इसके अलावा हमारे पास जो है चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में हमारे पास 7A है। ये हमारे पास है अबाउट द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स टू बी सब्जेक्ट टू द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952। अच्छा, ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 भी यहाँ पर अप्लाई होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि जो हमारा डायरेक्टर जनरल है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, उसके पास एक ऐसे ऑफिसर जो एक जनरल कोर्ट मार्शल जो है ये कन्वीन कर सकता है, उतनी पावर होती है डायरेक्टर जनरल की। इससे पहले हमने पढ़ा कि एक ऑफिसर एएसएफ का, उसके पास एक एसएचओ की जितनी पावर होती है। यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टर जनरल है उसके पास एक ऐसा मिलिट्री ऑफिशियल जो कि एक जनरल कोर्ट मार्शल कन्वीन कर सकता है, उतनी उसकी पास उतनी ही पावर होती है। इसके अलावा जो है फेडरल गवर्नमेंट जो होगी वो मासेवाए कुछ पावर्स के जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में जो है स्पेसिफाई है, उसके अलावा जो है पावर्स और ड्यूटी जो है वो डायरेक्टर जनरल या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकती है। अच्छा, 4 नंबर पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, अभी तक जो है मैंने नज़र से नहीं गुजरा कि किसी पेपर में आया हो, लेकिन स्टिल इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये कहता है कि जो एक ख़ास अथॉरिटीज़ के अलावा कोई भी जो है पाकिस्तान आर्मी एक्ट में या तो एनल कर सकता है, सेट असाइड हो, रिव्यू, मॉडिफाई, वेरी, ये सब पावर जो है ये कोई ख़ास ऑथोराइज अथॉरिटी के पास ही है कि वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में ये सब चीज़ें करे। इसके अलावा किसी के पास भी इख्तियार नहीं है, ना ही किसी ट्राइब्यूनल के पास और ना ही किसी कोर्ट के पास। सो पाकिस्तान आर्मी एक्ट तो रिक्वायर्ड स्पेशल ऑथराइजेशन कि आप इसको वेरी करे, मॉडिफाई करे, अल्टर करे, एनल करे या फिर सेट असाइड करे। अच्छा, फिर है हमारे पास कि द कंसिक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ये पॉइंट अहम है, पेपर में आ चुका है। अच्छा, अगर किसी एक ऑफिसर है उसको सज़ा हो गई है ऑफ इम्प्रिजनमेंट मोर देन 90 और 90 से ज़्यादा डेज की उसको सज़ा हो गई है, सो ऑटोमेटिकली जो है ये सर्विसेज जो है एसएफ से ये जो है डिसमिस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो है सस्पेंशन की जो है कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड एन ऑफिसर वर्किंग अंडर हिम। अगर मैं एक डायरेक्टर जनरल हूँ, सो मेरे नीचे जो डायरेक्टर्स है या फिर एडीज है, मैं उनको जो है ये सस्पेंड कर सकता हूँ। अगर मैं एडी हूँ सो मैं डिप्टी एडी को भी सस्पेंड कर सकता हूँ, लेकिन किस बुनियाद पर? फॉर एनी मिसकंडक्ट, रेमिसनेस और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अच्छा, इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 8, उसमें जो है इंडेमनिटी का है कि अगर कोई ऑफिसर जो है वो अगर सही नीयत में गलत काम भी कर जाए, मैं आपको आसान समझा रहा हूँ, सो उस पर जो है कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, फिर है कि 7D द प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। या इसको जो है एक ऑफिसर को अगर सज़ा हो गई तो वो उसको कहा जो है वो इम्प्रिजन किया जाएगा। तो एक सिंपल जुमले में अगर मैं आपको बता दूँ, सो अगर उसकी सज़ा जो है ये 90 डेज से कम है, अगर 90 डेज से उसकी सज़ा कम है, सो उसको जो है एक क्वार्टर गार्ड या फिर जो कि डायरेक्टर जनरल जो भी जगह जो है प्रिस्क्राइब करे वहाँ पर रखेंगे। लेकिन अगर उसकी सज़ा 90 डेज से ज़्यादा है सो वो उसको फिर प्रिजन में रखा जाएगा। अच्छा, 7E जो है ये डिज़र्टर से मुतल्लिक़ है। सो इसमें जो है ये लिखा गया है 7E में कि जो एसएफ वाले है, जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो जो है सिविल अथॉरिटी जो है ये हेल्प जो है ये लेगा, और सिविल अथॉरिटीज़ उस ऑर्डर पर अगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने फ़र्ज करे कि एसएचओ को एक लेटर लिख लिया कि वहाँ पर हमारे एक डिज़र्टर है, उसको पकड़ कर आप हमारे हवाले कर दे, सो उस पर ऐसे ही अमल होगा जिस तरह एक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर अमल होता है कि गोया इसको एक मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है कि इस शख्स को पकड़ कर एसएफ के हवाले कर दो, यानी इतनी जो है उस ऑर्डर की पावर होगी। अच्छा, फिर है कि यहाँ पर जो है सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 में लिखा गया है इस आर्टिकल में 7E में कि एक ऑफिसर है, फर्ज करें मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं किसी शख्स को देखूँ और मुझे लगे कि ये तो आया एक्ट में या फिर डिज़र्ट में या फिर SMT या किसी और चीज़ में जो है ये SF को मतलूब है, सो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको पकड़ूँगा और मैं इसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के हवाले को उसके सामने पेश करूँगा कि सर जी ऐसे ऐसा मामला है, वो फिर उसके साथ जो है लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो डील करेंगे।
he may given him back to the ASF or he may punish him whatever. आप पे रहे कि अपील और रिवीजन का हक। फर्ज करें मैं एक डिप्टी एडी हूँ और मुझे जो है ये एडी ने जो है ये सस्पेंड कर दिया है। मैं जो है उससे एडी से जो हायर अथॉरिटी है उसके सामने जो है मैं विदिन 30 डेज जो है ये एक अपील कर सकता हूँ कि सर जी मुझे निकाला गया है और ये जो है इसको देख ले। अगर डायरेक्टर जनरल की तरफ से मुझे जो है ये निकाला गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं जो है फेडरल गवर्नमेंट को अपील करूँगा, क्योंकि डायरेक्टर जनरल से ऊपर अथॉरिटी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट की है। अच्छा, फिर है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑफिसर्स और अदर मेंबर्स ऑफ द फोर्स। अच्छा, कुछ MCQs से मुतल्लिक़ मेरे जहन में आ रहे हैं, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ये 17 एंड अबव की जो है ये अपॉइंटमेंट करती है और डायरेक्टर जनरल जो है ये 16 एंड डाउनवर्ड्स ये इसकी अपॉइंटमेंट करती है। यहाँ पर ये इस एक्ट में लिख दिया गया है, अगर हम इसको देखें तो ये लिखा गया है कि द फेडरल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन जो है डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडी, डिप्टी एडीज, जो एसिस्टेंट डायरेक्टर होती है ये 17 ग्रेड की जॉब होती है। ये सब फेडरल गवर्नमेंट करेगी। इससे नीचे जो होंगी इंस्पेक्टर, SI, सर्जेंट्स, कॉर्पोरल, इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी ये डायरेक्टर जनरल करेंगे, लेकिन जो कैडर की स्ट्रेंथ है यानी जो कोटा है आसान अल्फाज में कह ले वो फेडरल गवर्नमेंट देगा कि इतने लोग जो है ये भर्ती कर लो। The rank and structure of the officers and other members of the force vis-a-vis the Pakistan Army shall be such as may be prescribed by the rules. अच्छा, फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 5। इसमें आर्टिकल 8 जो है ये इंडिमनिटी का है। मैंने आपको इससे पहले बता दिया गया है कि अगर कोई शख्स एक ऑफिसर है वो गुड फेथ में या फिर अपने ड्यूटी के लिए वो कुछ ऐसा काम कर रहे जो आगे जाकर गलत हो जाए, उस हालात में जो है इफ़ ही इज़ जस्टिफाइड हिमसेल्फ, उसके खिलाफ ना कोई सूट होगा, ना कोई प्रोसिक्यूशन होगी और ना कोई लीगल प्रोसीजरिंग चलेगी। फिर है कि 9 नंबर आर्टिकल द डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द फेडरल गवर्नमेंट। जो है अगेन फॉर सेक्शन 11 ये जो है अपनी पावर जो है फेडरल गवर्नमेंट ये डायरेक्टर जनरल या फिर किसी और ऑफिसर या रैंक को जो है ये डेलीगेट कर सकती है ये पावर। अच्छा, फिर है कि आर्टिकल 10 द डेलीगेशन ऑफ पावर बाय द डायरेक्टर जनरल। अगेन ये जो है आए बाय नोटिफिकेशन और बाय राइटिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट, ये जो है अपनी पावर जो है ये डेलीगेट कर सकता है। अच्छा, पावर टू मेक लॉज, रेगुलेटिंग द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द ऑफिसर्स, रेगुलेटिंग क्लासेस एंड कैडर्स, इसके मतलब जो है ये लॉज जो है ये बनाई जा सकती है। और मैंने आपको बता दिया कि जो आम रूल्स और रेगुलेशन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट ने डायरेक्टर जनरल की जिम्मेदारी लगा दी है कि वो बनाएंगे, जबकि द मेजर लॉज जो है ये फेडरल गवर्नमेंट खुद ही बनाती है। अच्छा, फिर है कि आर्टिकल नंबर 12 है द पावर टू मेक रेगुलेशन। डायरेक्टर जनरल अगेन या तो वो नोटिफाई करेगा या फिर ऑफिशियल गजट में या फिर फेडरल गवर्नमेंट को लिखेगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, और फिर वो अगर उसको उस काम की इजाज़त मिल गई तो वो काम कर देगा। अच्छा, फिर है कि डायरेक्टर जनरल कैन मेक रेगुलेशन कंसिस्टेंट विद दिस एक्ट एंड द रूल्स फॉर कैरिंग आउट पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। वही बात हुई, मैंने आपको इससे पहले भी बता दिया। अच्छा, 13 लास्ट नंबर इज़ द रिपील। वो कहते हैं कि एसएफ का जो ऑर्डिनेंस है 1975 का वो जो है अभी रिफिल हो चुका है, मतलब ख़त्म हो चुका है। अच्छा, जो इसमें हमारे पास मैंने आपको बता दिया कि 2 जो है ये शेड्यूल है। पहले शेड्यूल में जो है ये फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन है यानी किस्म का खलफनामा है, और दूसरे शेड्यूल में सर्टिफिकेट है जो अपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट होता है, जो आपके पास फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर सर्विस टिल द लास्ट डे ऑफ योर सर्विस रहता है, और आप जब सर्विस छोड़ते हैं आप उसको फिर वापस कर देते हैं। यही था आपका 1975 का एक्ट। इंशाअल्लाह बस बहुत आसान है, और मैंने कोशिश भी की है कि मैं आपको इसको आसान अल्फाज में जो है ये समझा दूँ। इसके बाद जो है मैं कोशिश करूँगा FIA एक्ट हो गया, ATA हो गया, ऐसे वगैरह एक्ट्स है जो कि आते रहते हैं पेपर से, मैं आपके लिए वो लाऊं। अगर आप भी कोई एक्ट चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाऊं, आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए पास पेपर के साथ और बहुत सारे MCQs के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। सी यू सून नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।